में जिस तरह से चुनावी बिगुल यहां पर अमित शाह ने बजाया है, यहां साफ तौर पर घुसपैठियों पर सीधा निशाना साधते नजर आए अमित शाह। और उन्होंने कहा कि आज से लेकर अब जब वोटों की गिनती होगी तब तक हर जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ कमल के नाम पर आएगा। और साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी के गढ़ में उन्होंने चुनावी बिगुल बजाया है और साथ ही साथ नमन किया उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का जिनका नरसंहार हुआ बंगाल में। एक बार फिर चुनौती दी ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को कि वो अब रास्ते में बंगाल में विकास का रास्ता साफ करेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एमडीपी में मिड डे प्राइम में, जहां पर हम बात करेंगे अगले इस वक्त की अहम खबरों की। बात होगी किस तरह से इस वक्त बंगाल में जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर इस वक्त चुनावी बिगुल बजता नजर आ रहा है। अमित शाह का दौरा पश्चिम बंगाल में, जहां पर उन्होंने घुसपैठियों पर साफ निशाना साधा और साथ ही साथ जिस तरह से ममता सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा पर जमीन देने से मना कर दिया, इसको लेकर भी उन्होंने हल्ला किया। साथ ही साथ यहां पर बात होगी राजधानी दिल्ली में जिस तरह से अरब कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें क्या कुछ मुद्दे हैं भारत के, उसको भी ध्यान में रखेंगे। और एनसीपी गुट में इस वक्त क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। अजीत पवार के असमय निधन के बाद क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन उभरी है, किस तरह से उस पर उबरने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एनसीपी विधायक दल की बैठक की। अजीत पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी अब उबरने की कोशिश में है। सबसे बड़ी चुनौती के साथ सवाल यह है कि अब उनकी जगह कौन लेगा। इसी जवाब के लिए आज मुंबई में एनसीपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद का भी नाम सामने आ जाएगा। वैसे जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये फैसला छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही होगा। सुनेत्रा पवार की बात करें तो वो अभी विधानसभा या विधानसभा परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका नेतृत्व ही ठीक होगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगर आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है तो बैठक में यह प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाम तय होने के बाद आज या कल शपथ ग्रहण भी होगा। अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय होगा या नहीं, इस चर्चा का जवाब भी जल्द मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो कौन होगा डिप्टी सीएम? फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा और उन्हीं का नाम एक बार फिर यहां पर निकल कर आ रहा है। क्या आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि कौन होगा डिप्टी सीएम, कौन होगा विधायक दल की बैठक का नेता और इसमें किसका नाम यहां पर चुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुंबई से लेकर बारामती तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की आज होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं,
हैं जिसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार के बारामती स्थित घर पर भी पार्टी नेताओं की अहम बैठक चल रही है। इस बीच शरद पवार ने एक बयान में कहा कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो परिवार एकजुट रहता है। तो एकजुटता को लेकर यहां पर बात हो रही है। उधर दिवंगत नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने उनके बारामती स्थित आवास पर पहुंचे। तो शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार। परिवार इस वक्त एकजुट होने की बात कर रहा है। इसी के चलते जो विलय को लेकर हलचल है वो भी तेज है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, तो ये अच्छी बात है। लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे हैं फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। शिशिर शेलार का रुख कर लेते हैं। मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं वो। मुंबई सवाल तो कई सारे इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले एकजुटता की बात कर लेते हैं। जब परिवार पे विपदा आती है तो परिवार एकजुट हो जाता है, यानी कि विलय को लेकर एक बार फिर अफवाहें तेज हो गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ हलचल है और साथ ही इस वक्त 2 बजे के आसपास का समय दिया गया है विधायक दल की बैठक का, तो उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे जो है एनसीपी के सभी विधायक जो है दोनों सदन के विधानसभा के विधान परिषद के जो उनके विधायक है वो उनको कहा गया है कि 2 बजे जो है वो विधानमंडल में आए और विधानमंडल में आने के बाद जो है एक बैठक आयोजित की गई है एनसीपी की सभी विधायकों की और इसमें बीजेपी एनसीपी के विधायक दल का नेता का चयन होगा। हालांकि इससे पहले विधायक दल का नेता जो है अजित पवार को चयनित किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि वो किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बने और साथ ही साथ प्रमुख पोर्टफोलियो उनको मिले थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रालय में, चाहे वित्त मंत्री हो, राजस्व मंत्री हो, खेल मंत्री हो, ये प्रमुख कैबिनेट पद उनको मिले थे। तो आज की कवायद सबसे पहले एनसीपी की यह है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन शाम को जो है शपथ विधि हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हमने लोक भवन से भी इस बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन वहाँ से भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो एनसीपी के नेता इस वक्त कह रहे हैं वो ये है कि 2 बजे विधायक दल का नेता चयनित किया जाएगा, सुनेत्रा पवार का नाम उसमें है और साथ ही साथ शपथ विधि भी हो सकता है। तो ये प्रमुख बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस प्रकार से 2 परिवार एक साथ आ सकते हैं, कई सारे अफवाह इस वक्त चल रही है। देखिए ये इस बात पे अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह रहा। मतलब जो लोग एनसीपी परिवार के हैं, मतलब शरद पवार की अगर बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, या फिर हम सुनेत्रा पवार या फिर अन्य पार्थ पवार या फिर उनके बेटे जय पवार की बात करें, इनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसके बारे में बयानबाजी जरूर की है और कुछ लोगों का कहना है कि अजित पवार जरूर चाहते थे कि दोनों पार्टी एक साथ आए, लेकिन कब आए, किस प्रकार से आए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले एनसीपी का ये प्रयत्न रहेगा कि जिस प्रकार से अपनी पार्टी को फिर से एक बार एकजुट किया जाए, मतलब जो विधायक दल का नेता है वो चयनित किया जाए, साथ ही साथ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये एक बार फिर से जो है उसका चुनाव किया जाए और उसके बाद जो है एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ अगर जाना है, विलय करना है, तो उसके बारे में चर्चा की जाए। तो इस प्रकार से एक राह टटोलने का प्रयास यहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता इस वक्त कर रहे हैं। खासतौर पर अजित पवार एनसीपी पार्टी की बात करें तो उनका रुख काफी स्पष्ट है। आज विधायक दल का नेता का चयन होगा और उसके बाद अगली प्रक्रिया होगी। चूंकि सरकार में भी सम्मिलित होना है, अगले महीने बजट भी होना है, तो ऐसे में सबसे पहले जो रिक्त जगह है उसको भरने का प्रयास यहाँ पर एनसीपी द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और शिशिर, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए एक नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है, हमने बाइट भी सुनी, सुनेत्रा ताई, सुनेत्रा पवार का नाम बहुत ज्यादा इस वक्त लिया जा रहा है।
क्या जो तमाम शीर्ष नेता है, दिग्गज नेता है, लेकिन उनकी सहमति भी ज़रूरी है। इस नाम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसका ऐलान भी होगा बहुत जल्द, इसको लेकर क्या कोई स्पष्टता आई है? शिशिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिशिर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, सुनेत्रा पवार का नाम इस वक्त लगातार चल रहा है कि एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और आज शाम तक ही डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। शिशिर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस पूरे घटनाक्रम में जो नए विधायक दल की बैठक होगी, जो नया नेता चुना जाना है और डिप्टी सीएम चुना जाना है, जो रिक्त स्थान भरने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ स्पष्टता मिल रही है? शीर्ष नेताओं की सहमति इस वक्त किस रुख पर जाती नजर आ रही है? तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में पार्थ पवार भी मिले शरद पवार से। 2 बजे के आसपास एनसीपी के विधायक दल की बैठक होनी है। उसमें कौन सा नाम निकल कर आता है और क्या आज ही डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, ये घोषणा हो जाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। समय कम है, देखते हैं बहुत जल्द इसको लेकर भी स्पष्टता यहां पर निकल कर आएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर इस वक्त दिल्ली तैयार है और दिल्ली में ये अहम बैठक हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। नई दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक देश के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक बेहद खास है। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 2016 में बहरीन में पहली बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। तो साल 2016 में बहरीन में हुई थी पहली बैठक और इतने लंबे अंतराल के बाद फिर ये बैठक हो रही है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी भी भारत पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की ओर से उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि ओमान के विदेश मंत्री के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी ये यात्रा भारत और ओमान के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करेगी। तो भारत पहुंचे ओमान के विदेश मंत्री। इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की शुरुआत हो गई है राजधानी दिल्ली में। बेहद अहम है ये, किस तरह से मध्य पूर्व में इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, क्या उस पर चर्चा होती नजर आएगी? कैसे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर एक समन्वय बनने की बात हो रही है और कैसे भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे को और भी मजबूती से इसमें रखेगा, ये अहम एजेंडा हो सकता है इस बैठक का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026 और 27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इनमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए, जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। तो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 9वां बजट कल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है।
रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन करता है। भारत पर्व 2026 का समापन समारोह आज शाम 5:30 बजे होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं। भारत पर्व आज दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला है। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दल, घुड़सवार दल और सैन्य एवं पाइप बैंडों को बेहतरीन प्रदर्शन पर सम्मान मिलने के बाद सेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और उच्च मानकों के लिए बधाई भी दी। बता दें कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार असम रेजिमेंट को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को मिला। राजपुताना राइफल सेंटर दूसरे पायदान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र ने जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। इसमें डीजी से लेकर सीपी तक शामिल हैं। राज्य में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले पदों पर बदलाव हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस के शीर्ष पदों पर फेरबदल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी पद से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी पद पर कार्यरत आकाश मगारिया हावड़ा के सीपी बने हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब विधाननगर के पुलिस कमिश्नर बने हैं। विधाननगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज का आईजीपी बनाया गया है। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी सैयद वकार रजा अब नदिया रानाघाट रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरजी कर कांड में आंदोलन के दबाव के चलते विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एसटीएफ का एडीजी बनाया गया था। अब उन्हें राज्य का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। आइए सीधे रुख कर लेते हैं। भाजपा इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रही है, सीधे रुख करते हैं। सन की नई पराकाष्ठा, नया उदाहरण हर रोज हमारे स्मरण में आ रहा। कोई कानून का शासन पश्चिम बंगाल में नहीं है और दिन प्रतिदिन जो घटनाएं वहां घटित हो रही हैं, उससे यह बात और प्रमाणित होती है और सिद्ध होती है। लॉलेसनेस, एनार्की, करप्शन, हिंसा, ये जिस प्रकार से विभत्स हिंसा का स्वरूप हमने पश्चिम बंगाल में देखा है, यह अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है।
कुछ घटनाओं को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिर्फ जनवरी की बात करें हम, सिर्फ जनवरी की 2026 के जनवरी की, तो हमारे पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रियों में आग लगी है, आनंदपुर फैक्ट्री इन्फर्नो, दिग्बेरिया पेंट फैक्ट्री, बड़ा बाजार केमिकल फायर, गंगा सागर कैंप, नोनाडंगा स्लम, ये 5 ऐसी विभत्स घटनाएं हैं जहां पे आग लगने के कारण दुर्घटना, हताहत और गरीब लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार शांत है। एक घटना जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। आनंदपुर में माओ मोमो के फैक्ट्री में 27 लोग, अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार संख्या ज्यादा भी हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ 27 आर ऑलरेडी डेड। वाओ मोमोज के फैक्ट्री में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के सत्ता के केंद्र से मात्र 7 किलोमीटर दूर ये आग लगती है। 27 लोग की नृशंस हत्या हो जाती है, कितने लोग लापता हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां गया नहीं है। ममता बनर्जी अब तक वहां पहुंची नहीं है। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है। इसके बहुत सारे एंगल, ये वाओ मोमो की फैक्ट्री का एक एंगल मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। आपने खानापूर्ति की कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन जो असल एक्शन लेना चाहिए आपने वो एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल खड़ा होता है। कोई भी रेड होता है, कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के फर्म में रेड होता है तो मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच जाती है, वहां इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में बाधा भी उत्पन्न करती है। कथित रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन और तमाम उनके जो वाक्य हमारे समक्ष आते हैं। लेकिन कलकत्ता में वाओ मोमो की फैक्ट्री में आग लगने से 27 से अधिक लोग की जान जाती है, 23 से अधिक लोग लापता होते हैं, तब आपके कान पे जू नहीं रेंगता है, मुंह में नहीं जम जाता है। वाओ मोमो का एंगल यह है साथियों, ये ममता बनर्जी जब मैड्रिड गई और ये फोटो है जहां पे आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाओ मोमो की सीईओ है सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं। इनका ही है वाओ मोमो। वाओ मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे। ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है। ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? What are your priorities? You have to clarify. ये शुद्ध रूप से अभी तक के अध्ययन में पता चला है, इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। मानव निर्मित ये दुर्घटना है। किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया, मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है उसको नहीं प्राप्त किया गया। अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है। गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खानापूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां हैं? वेयर आर द बिग शार्क्स? वेयर इज द सीईओ ऑफ? लेकिन बड़ी मछलियां कहां है? वेयर आर द बिग शार्क्स? Where is the CEO of Wow Momo? Why is there no action against him? When will the accountability be fixed? जवाबदेही कब तय होगी, कार्रवाई कब होगा, यह अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कैसा चलेगा? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में वंचित, शोषित, गरीब, दलित, पीड़ित, इनके जान की वैल्यू क्या है, पश्चिम बंगाल की सरकार को स्पष्ट करना होगा। कभी भी जब भी हम खबरें पढ़ते हैं, संदेशखाली में वो खबरें आई थी तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा दलित आदिवासी महिलाओं की अस्मिता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। आज पश्चिम बंगाल की जनता और विशेष तौर पे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ी जाति की जनता ये सवाल पूछ रही है ममता बनर्जी आपसे, पश्चिम बंगाल की सरकार से, कि आपको अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा, आपको जवाबदेही तय करना होगा। सीईओ को अपने ग्रुप में रख के, जो मालिक है उनको अपने साथ में रख के,
जो मालिक है उनको अपने साथ विदेश यात्रा करा के अगर आप इस भ्रम में हैं कि आप बच जाइएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल की स्थिति हम सबसे छिपी नहीं है। अगर हम बात करें तो वहां कुशासन का एक और उदाहरण हमारे सामने आया है और इसको भी बताना यहां बहुत आवश्यक है। पुल निर्माण को लेकर के बात करें तो माजरहट ब्रिज, विवेकानंद फ्लाईओवर, उल्टा डंगा फ्लाईओवर, मानगंज केनाल ब्रिज, काकद्वीप ब्रिज, अंग्रेजी में एक गीत है एसीडीसी बैंड का, हाईवे टू हेल। तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ममता बनर्जी की शासन में जो पुल पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, ऑल द ब्रिजेस हैव बिकम हाईवे टू हेल। ऐसी दुर्गति है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल निर्माण होता है और फिर इस प्रकार की जर्जर स्थिति हो जाती है। यह नेक्सस है और यह नेक्सस कोई आज का नहीं है, यह पुराना नेक्सस है। यह स्पष्ट करना ममता बनर्जी को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए आप, अभी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं बिरबाहा हांसदा। आपको जब अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, आपको जब एक्शन लेना है, आपको जब मौकाए वारदात पे जाना है, तब आपके सरकार की मंत्री हैं, ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है साथियों। ये कह रही हैं कि भाजपा वालों को घर में ही कैद करेंगे। 2 मई 2021 में आपको स्मरण कराना चाहता हूं, 2 मई 2021, और उसके पृष्ठभूमि में क्या कहा गया था? खेला होबे। और खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़क पे हमने देखा था, द वायलेंस दैट वाज अनलीज्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। और आज ममता बनर्जी की मंत्री बिरबाहा हांसदा ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर में कैद करेंगे। ये कैसा जंगल राज है? ये कैसा कुशासन है? ये भय भ्रष्टाचार का जो वातावरण पश्चिम बंगाल में बन रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं पुनः पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट की उन लाइनों को स्मरण करता हूं और उन लाइनों को जीवित होते वहां देखता हूं, व्यवहार में देखता हूं, दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर इन वेस्ट बंगाल। People are demanding accountability. People are demanding action. आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और विशेष तौर पे जो ये घटना है वाऊ मोमो की फैक्ट्री की, उसमें हमारा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में एक एसआईटी प्रोब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, उसी के वही एक संस्थान है जो बचा है। नहीं तो ममता बनर्जी मुझे लगता है कि सभी संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी हैं। हाई कोर्ट उनके पक्ष में आए तो ठीक, उनके विपक्ष में आए तो गलत। चुनाव उनके पक्ष में आए तो ठीक, तो चुनाव आयोग ठीक है, पराजित हो जाती चुनाव आयोग गलत। ईडी पे हम जानते ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी एक आनंदपुर की दुर्घटना पे हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सामान्य अधिकारी नहीं, बड़ी मछलियां भी, जो वाऊ मोमो के सीईओ हैं, जो ममता बनर्जी के साथ विदेश में प्रवास करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो क्यों बच जाते हैं? और सामान्य पदाधिकारियों को, सामान्य लोगों का यहां पे गिरफ्तारी करके आप क्या सिद्ध करना चाहती हैं? नॉट ओनली स्मॉल ऑफिस बेरर्स बट ऑल्सो बिग शार्क्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। यह हमारी मांग है पश्चिम बंगाल की सरकार से। हम लगातार वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, और यहां भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं, वो चाहे पुल के गिरने की घटना हो, वो चाहे लगातार जनवरी में फैक्ट्री में आग लगने की घटना हो, वो चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार के लोगों के द्वारा धमकी देने की घटना हो, हम सभी दुर्घटनाओं का, सभी घटनाओं को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं। ये हमारे संज्ञान में है और हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है, यह मन बना लिया है, जो कुशासन, अपराध, भय, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पश्चिम बंगाल में चल रही है, इसका समाप्त होने वाला है, इसका अंत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो यहाँ पे हम देख रहे थे भाजपा की प्रेस वार्ता, जिस तरह से अग्निकांड हुआ पश्चिम बंगाल में और छोटे लोगों को, कर्मचारियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, लेकिन बड़े लोग कहाँ हैं जो इस पूरे अग्निकांड के पीछे, जिनकी जो भूमिका थी, वो जिनकी संलिप्तता थी, जिसको लेकर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर अभी सवाल उठा रहा है भाजपा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय रेल के लोहे जैसे ढांचे में भी एक महिला शीर्ष पर काबिज हुई है, जिन्होंने अपने नेतृत्व से ये भी साबित कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता। जब मैंने ये चॉइस करी तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। रात में लोकोमोटिव में चलना या गार्ड के साथ चलना या टिकट चेकिंग करना, ये सब चीज़ें जो थी ना वो एकदम कंप्लीट एडवेंचर था। भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसे जीवन रेखा कहते हैं देश की। रेजिस्टेंस आती है, आप चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आपकी मैनेजरियल स्किल इसी में है कि आप उसको टैकल करें। पॉडकास्ट में करेंगे साइबर सेफ्टी की बात एक मशहूर आरजे के साथ, जिन्हें हम सब मिर्ची मुर्गा से अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से, ये एक ऑटोमेटेड कॉल है। मैंने नर्व्स पकड़ी लोगों की कि अगर ये हंस रहे हैं, और रोज एक ही वक्त पे वो इंतजार करते थे कि इस वक्त मुर्गा आएगा, इस वक्त सुनेंगे नवेद को, तो मैंने उस वक्त का फायदा उठाया। साइबर क्राइम होता हुआ दिखता नहीं है, बस वो उसके रिजल्ट पता चलते हैं कि अरे इतना गायब हो गया। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोगों की इज्जत, लोगों की डिग्निटी, लोगों का करियर, ये सारी चीजें क्लिक्स पे हो रही है। एक साहब थे, 8,000 रुपए पेंशन आती होगी, 3 महीने की पेंशन उनकी एक झटके में उड़ गई, जबकि वो स्मार्टफोन भी यूज नहीं करते थे। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के जरिए राज्य में दर्जनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की निगरानी हो रही है, जिनका सीधा असर ऊर्जा, सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी पर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इस पहल का छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर असर हुआ है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 99 राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं निगरानी में है। इन परियोजनाओं में 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली ये परियोजनाएं राज्य की रणनीतिक भूमिका को मजबूती देती है। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं कुल हैं, जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। राज्य में कुल 99 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 परियोजनाओं पर काम जारी है। इनमें से 27 परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच पर की है। प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रवार बात करें तो पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन, सड़क और राजमार्ग, ट्रांसमिशन, इस्पात और रेलवे क्षेत्रों की है। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, कोयला और आईटी सेक्टर प्रमुख है। विभिन्न परियोजनाओं में आ रही समस्याओं और रुकावटों को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है, जहां शीर्ष स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 109 मुद्दों में से 103 सुलझाए जा चुके हैं। वहीं केवल 17 मुद्दे फिलहाल सक्रिय निगरानी में हैं। अधिकांश मुद्दे वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे से जुड़े रहे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाया गया। प्रगति आधारित निगरानी और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन तेज और पारदर्शी हुआ है। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा, उद्योग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की मजबूत रीढ़ बनकर उभर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कल ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी समेत 5 ईरानी सुरक्षा अधिकारियों और एक बिजनेसमैन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसी महीने अपने ही नागरिकों के खिलाफ क्रूर सुरक्षा कार्रवाई के लिए मोमेनी समेत इन अधिकारियों को जिम्मेदार माना। साथ ही अमेरिका ने इन्वेस्टर बाबक मोर्तजा जंजानी और ब्रिटेन में रजिस्टर्ड 2 डिजिटल एसेट एक्सचेंज के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए, जिनके बारे में ट्रेजरी ने कहा कि उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े फंड्स को प्रोसेस किया था। आपको बता दें कि ट्रंप ने बीते दिनों ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के खूनी दमन को लेकर ईरान की खामनेई सरकार को धमकी दी थी और अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।